अब इस षष्ठ तकनीकी सत्र का जो विषय भारतीय दर्शन की लोक दृष्टि, परंपरा व प्रासंगिकता, इस विषय पर विद्वानों ने अपने अपने ढंग से यहाँ पर व्याख्यान दिया। अब अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित करते हैं आज के षष्ठ सत्र के अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर रामनाथ झा। तो आदरणीय झा गुरुजी आकर के अध्यक्षीय उद्बोधन करें। इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथकृतभ्यः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। इस सभा में उपस्थित परमादरणीय आचार्य सदाशिव द्विवेदी जी, हमारे सहकर्मी प्रोफेसर संतोष शुक्ला जी, मंचस्थ और अन्य सभी विद्वज्जन और सबसे अधिक प्रिय छात्र छात्राओं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि ऐसे विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया है और इतने सारे विद्वान उपस्थित हुए। अभी हमने देखा कि जो 5 पत्र पढ़े गए वो कितने उपयोगी थे। वेद से लेकर और आज तक जो लोक के विषय में जो बातें कही गई है उसको उद्धरण के साथ हमारे लोगों ने प्रस्तुत किया और सभी दृष्टियों से प्रस्तुत किया। सिर्फ मैं एक लाइन सिर्फ बोलूँगा कि सिर्फ संकेत करने के लिए कि डॉक्टर श्याम कुमार झा जी ने जो कहा ना कि कर्म में अलिप्यता, वो नहीं, कर्म फल में अलिप्यता। तो कर्म में कभी अलिप्यता नहीं होनी चाहिए। न ही देव भृता शक्यम त्यक्तुम कर्मान्य शेषतः। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। कर्म के फल में अलिप्यता हो तो जीवन सार्थक हो जाता है। सिर्फ संकेत के लिए, कोई ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। स्लिप ही हुआ था, वो अभिप्राय ऐसा नहीं था ये तो, लेकिन संकेत मात्र के लिए कि यो ह्यसन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन न ह्यसन्यस्त संकल्प। अपने यहाँ जो कर्म फल में जिसकी अलिप्यता होती है उसी को सन्यासी कहते हैं और उसी को योगी कहते हैं। सारा जो एक लक्ष्मण रेखा है वो है कि कर्म फल में संलिप्तता या कर्म फल में असंलिप्तता। लोक और फोक, ये जो 2 शब्द है, अभी जैसे कि अभी दीक्षित जी ने कहा, अभिजीत जी ने, कि अभी भी हमारी जो मन स्थिति है वो यूरोपियन माइंड के बेड़ी में जकड़ी हुई। इसमें बहुत सतर्कता की आवश्यकता है कि अभी तो हमने लोक शब्द का ही प्रयोग किया है, लेकिन सामान्य रूप से देखेंगे कि लोक को ही लोग फोक कहने लगते हैं। तो ये फोक जो है ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और यहाँ क्लासिकल वर्सेस फोक, इसका एक बहुत द्विस्तरीय चिंतन है। फोक वो लोग बोलते हैं जो स्लेव टाइप के लोग होते हैं और क्लासिकल वो बोलते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। भारत में जो लोक है वही शास्त्र है, जो शास्त्र है वही लोक है। इसको हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। लोकतः शब्द प्रयुक्ते अर्थ प्रयोगे शास्त्रे न धर्म नियमः क्रियते या भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रेत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति। लोक में ही सब कुछ जब होता है और वही जब एक जन सामान्य का विषय बनता है तो वही नियमों के रूप में शास्त्र बन जाता है। तो भारत में कभी भी लोक और शास्त्र में कभी समस्या कोई नहीं रही। आप देखें कि जो भी हमारा जीवन है, दैनिक व्यवहार है,
वो दैनिक व्यवहार पर आधारित जब चिंतन विकसित होता है तो शास्त्र का रूप लेता है, और उसी शास्त्र को पढ़ के लोग शास्त्र की दृष्टि बनाते हैं। हम उदाहरण देखें। सबसे पहले तो मैं एक साइंस का उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब न्यूटोनियन साइंस आया तो वो मटेरियल साइंस था, मैटर ही सब कुछ ठीक था। ज़्यादा से ज़्यादा एटम को लाया गया फंडामेंटल रियलिटी के रूप में, और सबको उसी दृष्टि से देखा जाने लगा। लेकिन जब आधुनिक विज्ञान आया तो देखा कि जो न तो एटम एक दूसरे से भिन्न है और न कोई वस्तु एक दूसरे से भिन्न है। अभी 2022 का क्वांटम एंटेंगलमेंट का जो नोबेल प्राइज है, ये बताता है कि एक मूल तत्व है जिसके ऊपर सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। एंटेंगल्ड का मतलब ही होता है कनेक्टेड। और ये भी रिसर्च में पाया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी गैलेक्सी में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी सारी एक्टिविटी को विदाउट टाइम गैप जानता है। अब आप समझें कि जब न्यूटन की दृष्टि थी तो परमाणु तक थी, और जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया और बाद में जब इस पर एक्सपेरिमेंट हुए तो ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन दुनिया में सबसे कनेक्टेड है। तो ये इंटर रिलेशन और इंटर डिपेंडेंस, ये जैसे ही विज्ञान में सिद्ध हो गया तो जो हमारे राजा लोग कई बाघ को मारते थे, सिंह को मारते थे, जब हमारी मर्जी होती थी हम पेड़ काटते थे, ये एक लोक दृष्टि थी। और जैसे ही ये सिद्ध हो गया और एक मान्यता मिल गई तो विश्व के सभी देश के लोगों ने अभी कानून बना दिया कि आप पेड़ नहीं काट सकते, अभी आप पशु को नहीं मार सकते। अभी लिस्ट बन गई है, देख रहे हैं ना, सलमान खान अभी तक भुगत रहा है। एक हिरन को मारा तो सलमान खान भुगत रहा है। तो लोक दृष्टि बदलती कैसे है, इसकी तरफ संकेत करना था कि जब कोई विषय सिद्ध होता है, हो जाता है, स्थापित हो जाता है, तो वो लोक दृष्टि बन जाता है। तो लोक दृष्टि से शास्त्र, और जब शास्त्र स्थित हो जाता है, लोक में चला जाता है, तो वो लोक दृष्टि बन जाता है। तो इस दृष्टि से हम जब देखें तो अपने समाज में हमें दिखता है ये कि एक प्रकार का जो लोक है वो सिर्फ भेद को जीता है, अपने आधार पर वो व्यवहार करता है। लेकिन उसी लोक में जब कोई व्यक्ति गहराई से सोचने लगता है, गहराई से सोचकर उसको समाज में सिद्ध कर देता है, तो फिर लोक उसके हिसाब से विकसित होने लगता है, फिर लोक दृष्टि बदलती है। तो लोक और जो दूसरी चीज है उसमें वस्तुतः भेद नाम की कोई चीज नहीं है। हम दर्शन शब्द जैसे ही कहते हैं, जो अपने यहाँ है ना, द्वे दृष्टि वेदितव्ये लौकिकी अलौकिकी चेती। दृष्टि दो है, एक लौकिकी दृष्टि और एक अलौकिकी दृष्टि। ये लौकिकी दृष्टि जो है, और जो भी है लेकिन है दृष्टि। फ्रिट्जॉफ कापरा ने जो ताओ ऑफ फिजिक्स लिखा है उसमें दूसरा चैप्टर लिखा है कि नोइंग एंड सीइंग। ये चैप्टर का नाम है नोइंग एंड सीइंग। तो वहाँ उसने एक्सप्लेन किया है कि नोइंग थ्रू सीइंग और नोइंग थ्रू लॉजिकल एनालिसिस, दो तरह से हमारा ज्ञान बढ़ता है। एक ज्ञान जो है वो अनुभव से बढ़ता है, जिसको दृष्टि कहते हैं। दृष्टि का मतलब ही दर्शन है। और दूसरा जो नोइंग है, नॉलेज है, वो लॉजिकल एनालिसिस से बनता है। तो भारत की जो दृष्टि रही है शुरू से, वो नोइंग थ्रू सीइंग रही है। ये भारत की विशेष दृष्टि है कि वी विल एक्वायर नॉलेज, नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंशियल नॉलेज को भारत में शुरू से प्रधान माना गया है। इसीलिए दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वेद, उसके जो ऋषि और ऋषिका हैं उनका नाम ही ऋषि और ऋषिका पड़ा।
ऋषि और ऋषिका का अर्थ है ना ऋषि दर्शनात्, जिन्होंने देखा है। पूरे वेद में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि ऋषि ने तार्किक दृष्टि से कंक्लूड किया, बिल्कुल नहीं। ऋषि ने जो बोला है वो देखा है, उसको अनुभव किया है। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन, पूरी जगह दृश्य धातु का प्रयोग आपको मिलेगा। तो ये क्या है, और देखा कहाँ कहाँ देखा, तो जो आम लोग देखता है वो भी देखा, और आम लोग जो देखता है उसी में देखते देखते ये भी देख लिया कि परमाणु है जो मूल कारण है। परमाणु को देखते देखते ये भी देख लिया कि परमाणु के पीछे तन्मात्रा है। तन्मात्रा को देखते देखते ये भी देख लिया कि तन्मात्रा के पीछे शक्ति है, और शक्ति को देखते देखते ये भी देख लिया कि मूल में चेतना है। अब ये सबको देखा है, और देखकर जो निष्कर्ष बताया, उस निष्कर्ष के आधार पर जिस जिसने देखने का प्रयास किया वो लोक दृष्टि बनती चली गई। इसीलिए आप देखें कि जो ऋषि की परंपरा है, तो एक तो संस्कृत में वो परंपरा आज तक जीवंत है। हम विभिन्न भाष्यों के माध्यम से, टीका के माध्यम से, वार्तिक के माध्यम से उन विचारों को आगे बढ़ाया है, लेकिन विचारों को इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि विचार में आप उलझें। विचार को इसलिए आगे बढ़ाया कि उन विचारों को आधार बना करके आप वही चीज़ देखें जो ऋषियों ने देखा है। आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं। तो वो जो ऋषि का देखना है वही कबीरदास का देखना है। कबीरदास जी वही बोलते हैं, मैं बोलूँ आँखन के देखी। हमारे जितने संत परंपरा के लोग हैं आप देखेंगे वो सब यही बोलते हैं कि जो पोथी जग जो है ना, पढ़े न पंडित हो, ये बात वो उसको बता रहे हैं जो विचार में उलझे हुए हैं। ये संकेत देते हैं, जो भी हमारे ज्ञानी होते हैं वो संकेत देते हैं कि केवल शास्त्र को पढ़ के आप यदि उन विचारों में उलझ गए, वो आनुभविक स्तर पर नहीं गए, तदनुरूप व्यवहार नहीं हुआ, तो फिर आपके पढ़ने का कोई महत्व नहीं। ये यास्क ने भी कहा निरुक्त में कि नहीं, अनग्ना अविव शुष्केधो न तज्ज्वलति करहि चित्त, कि जब लकड़ी में तो आग है, लेकिन उस आग को जब तक आप जलाएंगे नहीं तब तक उसका कोई रेलिवेंस नहीं। वैसे ही जो विचार प्राप्त हुआ है, उन विचारों को जब तक आप उसका अनुभव नहीं करेंगे, और अनुभव करने का मतलब ही है दर्शन का जीवन में प्रयोग। बार बार मैं इसलिए इस पर जोर दे रहा हूँ कि दर्शन शब्द का मतलब ही है उसका व्यवहार में आना। जो तर्क संग्रह में एक छोटी सी पंक्ति दे दी है ना कि सर्व व्यवहार हेतु बुद्धिर ज्ञानम, ज्ञानम मतलब अनुभव। सभी प्रकार के व्यवहार का जो कारण है वो ज्ञान है, और वो ज्ञान क्या होना चाहिए, यथार्थ अनुभव होना चाहिए। यथार्थ अनुभव जब होगा तो व्यवहार में प्रयुक्त होगा निश्चित रूप से। तो इसलिए जो एक परंपरा है पूरी भारत की, वो दृष्टि की परंपरा है, दर्शन की परंपरा है। और आप देखेंगे कि अपने ही समाज में क्यों हम कहते थे कि हम पेड़ नहीं काटेंगे, क्यों हम कहते थे कि हम नदी की पूजा करेंगे, हम पर्वत की पूजा करेंगे, हम सभी जीव जंतुओं की पूजा करेंगे। यूरोप के लोग पहले हंसते थे कि ये सब कितने बेवकूफ़ हैं कि ये सब की पूजा ही करते रहते हैं। अब आधुनिक विज्ञान ने ये सिद्ध कर दिया कि आप परम मूर्ख हैं जो आप इन सब को इग्नोर करते हैं, जड़ मानते हैं। अब तो मॉडर्न साइंस कहा कि नेचर इज़ डायनामिक। जो हम पहले से प्रकृति को माता मानते हैं, वो अब मॉडर्न साइंस ने उसको सिद्ध कर दिया। तो अब ये जो दृष्टि है, ये लोक की बात हम कर रहे हैं कि हमारी एक दृष्टि है जिसमें हम पेड़ काट देते हैं, हमारी एक दृष्टि है कि हम किसी पशु को मार देते हैं, वो बहुत स्थूल दृष्टि है। लेकिन हमारी ही दृष्टि है जब हमें पता चलता है कि सब में वो चैतन्य विद्यमान है, वो पेड़ में भी है, नदी में भी। अभी उत्तराखंड हाईकोर्ट का जजमेंट आया ना कि गंगा इज ए लिविंग रियलिटी।
हम गंगा जी को वैसे ट्रीट करें जैसे एक जीवंत सत्ता के साथ ट्रीट करते हैं। अभी यूएन अर्थ चार्टर 2000 है, जब जियोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया है तो ये सिद्ध कर दिया है कि अर्थ इज ए लिविंग रियलिटी। अब आप अर्थ चार्टर 2000 पढ़ें, यूएन अर्थ वेबसाइट पे है, आप उसमें पहला ही लाइन लिखा हुआ है प्रियम्बल में कि अर्थ आवर होम इज अलाइव। अब ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। हमारे ऋषियों ने पहले कहा ना कि माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, या ऋग्वेद में 10 जगह मिलेगा माता भूमि द्योस पिता। तो ये लोक दृष्टि है। जब हमारे ऋषियों ने, हमारे ज्ञानियों ने ये बताया कि नहीं, पृथ्वी भी जीवंत सत्ता है, नदी पर्वत भी जीवंत सत्ता है, तो हमारे ये लोक में बस गया। लोक में बस गया तो जैसे पहले बहुत अच्छा कहा कि जो शहर के लोग तो ज़्यादा अशिक्षित हैं अभी जीवन की दृष्टि से, वो बुक पढ़ लेना, वो यूरोप की नकल करके क्लास में भाषण देना एक विषय है, और लोक जीवन जो है कि हमारे गांव में, गांव सब में अभी भी लोग जब रात में जो है वो पेड़ पौधे को टच नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि वो सो रहा है। ठीक है ना, मतलब ये फीलिंग देखिए, पेड़ को नहीं काटते, कोई पानी में अभी भी मैला डाल दे तो उसको वो तुरंत, जो वृद्ध लोग हैं वो उसको मना करते हैं। तो ये क्या है? ये तो बहुत डीपर साइंस है ना। ये तो यूरोप ने 20वीं शताब्दी में आके समझना शुरू किया कि जो इसके अंदर भी चेतना है। इसके पहले तो यूरोप को पता ही नहीं था, क्योंकि 16वीं शताब्दी से पहले तो पूरा जीवन ही कल्पना में चल रहा था। तो पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूमता है, तो पृथ्वी फ्लैट है, डर के मारे निकलते नहीं थे कि गिर न जाए, जैसे छत से लोग गिर जाता है। तो लोक किसको कहते हैं? भारत में जो पूरी दुनिया में जिसको आज आप मॉडर्न कहते हैं, उसको तो पता ही नहीं था कि पृथ्वी गोल है कि चौड़ी है। उसको पता ही नहीं था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये सिर्फ 400 साल का डेवलपमेंट है। 400 साल में जब अनुभव पर आधारित ज्ञान जब यूरोप में शुरू हुआ, तब पता चलते चलते अब यहाँ तक आया है कि पृथ्वी भी चेतन है। तब पता चला है कि नेचर डायनामिक है। लेकिन भारत का लोक क्या कहता है? भारत का लोक कहता है कि नहीं, पृथ्वी जो है हमारी माता है, प्रकृति हमारी माता है। ये लोक का भाव है। इसीलिए हम पृथ्वी या प्रकृति के उन सारे तत्वों के साथ जो गांव के सामान्य लोग हैं, वो जो व्यवहार करते हैं, वो तथाकथित सिविलाइज्ड लोग आज तक समझ ही नहीं पाए कि वो लोक क्या चीज़ है, दृष्टि क्या चीज़ है। इसीलिए भारत की लोक दृष्टि का मतलब वो विज्ञान की दृष्टि जिसको हजारों हजार साल से ज्ञानियों ने तप के द्वारा दिया है। तो सामान्य दृष्टि, पृथ्वी में चेतना है, सब में चेतना है, सब पूज्य है, वो दृष्टि। जो लीगल टर्म अपने यहाँ है, हम तो अभी भी एक शब्द आ गया था बीच में, मानवाधिकार। हमारा तो शब्द है नहीं ये मानवाधिकार। मानवाधिकार तो हमने बोरो किया है वेस्टर्न से। क्यों? क्योंकि दे बिलीव इन ह्यूमन सेंट्रिक लाइफ। मनुष्य का अधिकार है, ये यूरोप का पोजीशन है। भारत में कभी नहीं कहा है कि मनुष्य का अधिकार है। भारत में कहा है प्रजा का अधिकार है। ये सिटीजन और सब्जेक्ट वर्सेस प्रजा है। कुतो हवा इमा प्रजा प्रजायन्ते। हमारे पूरे वेद में कहीं भी दिखा दीजिए कि मनुष्य का अधिकार है, प्रजा का अधिकार है। हमारा जो लॉ बुक है उसमें लिखा है कि जो भी राजा हो, वो डेमोक्रेटिकली हो या जो राजतंत्र के थ्रू हो, उसकी ये ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी है कि उसके राज्य में प्रजा की सुरक्षा हो। प्रजा की सुरक्षा का मतलब मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु, जीव जंतु, नदी पर्वत, सबकी सुरक्षा हो। ये लीगल टर्म है अपने यहाँ। ये लोक दृष्टि है जो लीगल टर्म में है। अपने यहाँ जो दंड पारुष्य है, क्रिमिनल केस जो जिस पे 4 पे होता है, जो मनु के विवाद विषय हैं और जो बाद में याज्ञवल्क्य और बाकी हैं, उसमें अब नारद स्मृति देखें, उसमें है कि दंड पारुष्य में
किसी का अंग भंग करते हैं तो आप पे क्रिमिनल केस चलेगा, लेकिन अंग भंग में पेड़ की शाखा काटते हैं तो भी क्रिमिनल केस चलेगा। आप किसी जीव जंतु को बिना किसी कारण के मारते हैं तो भी क्रिमिनल केस चलेगा। तो आप समझ लीजिए ये लोक दृष्टि है। इसीलिए अपने यहाँ चींटी को कोई बच्चा मारे तो भी माता पिता कहते हैं कि इसमें भी ईश्वर का निवास है, आप इसको नहीं मारना है। यूरोप में तो पता ही है आपको, पुरुष की बाईं पसली से स्त्री की उत्पत्ति हुई, तो बाकी चीज़ तो छोड़िए, स्त्री भी जड़ है। तो कहाँ वेद की ऋषिका ऋषि, कहाँ 1921 में पहली बार ग्रेजुएट लड़की, 1921 में पहली बार वोटिंग राइट, और इसीलिए फेमिनिस्ट मूवमेंट, क्योंकि जब स्त्री को जड़ माना जाएगा तो फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट तो होगा ही ना। अब आप इस दृष्टि को देखिए कि कहाँ एक दृष्टि जहाँ वेद के ऋषि कहते हैं कि एक ही तत्व के दो भेद हुए, तो दो भेद में आधा तत्व पुरुष आधा तत्व स्त्री, और जहाँ जेनेसिस कहता है कि पुरुष की बाईं पसली से स्त्री की उत्पत्ति हुई और स्त्री द प्रोडक्ट ऑफ मेंस लेफ्ट रिब्स, सो स्त्री इज नॉन कॉन्शियस। ठीक है, कहाँ ये दृष्टि। कहाँ मनु को लोग पानी पी पी के गाली देते हैं बिना पढ़े। ये यूरोप ने ये भी हमें सिखाया है कि बिना पढ़े गाली देना। और रघुनाथ शिरोमणि कहते थे ना, दुष्यम में बचा परम निपुणम विभाव्य, क्रिटिसाइज मी बट विथ फुल अंडरस्टैंडिंग। भारत की ये परंपरा है। ठीक है, लेकिन अब तो कौन किसका क्रिटिसाइज करेगा और कौन किसको तार्किक रूप से जवाब देगा, इसकी व्यवस्था ही समाप्त हो गई है। मनु क्या कहते हैं, द्विधा कृत्वात् मनोदेहम अर्धेन पुरुषो भवत अर्धेन नारी तस्याम च विराजम स विराजम असृजत प्रभु। ये पहले अध्याय में कि दो भागों में जो विभक्त हुआ हिरण्यगर्भ, उसमें भी संपूर्ण सृष्टि स्त्री में हुई। समझ रहे ना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का क्यों न हो व्यक्तित्व, शरीर यदि बनेगा तो स्त्री शक्ति से ही बनेगा। इसीलिए आदि शक्ति के रूप में भारत में आरंभ से उपासना हो रही है। और यही बात आपको ऋषिका आम्भृणी कहती है वाक सूक्त में। यही वाक्य आपको ऋग्वेद से लेके देव्यथर्व शीर्ष देखें तो अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत। भुवनेश्वरी बैठी है, उन्हीं की चर्चा कर रहा हूं मैं। ये भारत के लोक में बसा हुआ है। अज्ञानी लोग जो कुछ करें, लेकिन आज भी उस स्त्री शक्ति और आदि शक्ति के रूप में भारत में मन में बैठा हुआ है, व्यवहार में बैठा हुआ है। और आज भी भारत में स्त्री का की अवमानना हो तो वो निश्चित है कि समाज पुरुष के पीछे पड़ेगा। क्यों ऐसा है? ये वेद के समय से चला। जो स्त्री संग्रहण का है उसमें आप देखिए क्या विधान है। उस समय का फास्ट ट्रैक कोर्ट था कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर हो तो सब छोड़ के पहले स्त्री विषय में सुनवाई हो, उसका जजमेंट दिया। ये नारद स्मृति में है, याज्ञवल्क्य की स्मृति में है। कहने का मतलब है कि भारत के लोक में ये सब बसा हुआ है। लोक में बसा हुआ है कि प्रकृति के सारे तत्व जो हैं वो हमारे लिए उतने ही आदरणीय हैं जितना कि मनुष्य है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना, देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। देव मतलब प्रकृति के तत्व सारे। एक और चला दिया, 33 करोड़ देवता होते हैं। कई लोग जो हैं वो कहते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में 33 करोड़ तो लोग नहीं थे तो 33 करोड़ देवता हो गए। अब वो भर्तृहरि कहते हैं ना, सर्वस्य औषधि मस्त शास्त्र भीतम मूर्खस्य नास्ति औषधम। 33 प्रकार है, कोटि न्याय में प्रकार है वो, द्विकोटिक चतुष्कोटिक, ये संशय में सब चर्चा होती है। 33 कोटि का मतलब 33 प्रकार के जो है वो देवता हैं, जो प्रकृति के सारे तत्व हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के तत्वों का आप जब केयर करेंगे तो प्रकृति का तत्व भी आपका केयर करेगा, और दोनों एक दूसरे का केयर करते हुए ही सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारी लोक दृष्टि है।
जीवन के जितने पक्ष हैं, जैसे अभी हमने वसुधैव कुटुंबकम भी बोला, हम यत्र विश्वम भवत्येक नीडम भी बोलते हैं, ऋग्वेद का है शुरू से, लेकिन इसकी लोक दृष्टि कहाँ दिखाई दी? जैसे अभी कहा ना कि बहुत सारी शास्त्र की चीज हैं जो विदेश नीति में है। अब कोरोना में 100 से अधिक कंट्री को हमारा नेतृत्व ने वैक्सीन भेजा। क्यों भेजा? यूरोप क्यों नहीं भेजा? अमेरिका क्यों नहीं भेजा? वो तो कह रहे थे अपने लिए छुपा के रखेंगे, फिर कोरोना हो तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे। हमारे लोगों को, जो हमारा नेतृत्व है, उसको लोगों ने निंदा भी की कि अपने लोगों को तो दे नहीं पा रहे और विदेश भेज रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने भेजा। और क्यों भेजा? क्योंकि भारत की ये लोक दृष्टि है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लोक भी आज भी घर घर में ये है जो पंच महायज्ञ अपना है कि भूत यज्ञ हो, नृ यज्ञ हो, पितृ यज्ञ हो, ये सारे जो क्या हैं कि ये लोक में बसा हुआ है कि आप घर के बाहर देखें तो कुछ भी जीव जंतु हो तो कुछ उसको दें, आप भूत की रक्षा करें, आप जो आपके चारों तरफ है उसकी रक्षा करें, और इन सब की रक्षा करने के लिए उस ज्ञान की रक्षा करें जो ज्ञान आपको वो दृष्टि प्रदान कर रहा है। इसीलिए ऋषि यज्ञ। तो जो स्थूल स्तर से लेकर और अपने ही लोक में, आपको सबको पता है कि अब यहाँ काशी में तो एक दो चर्चा तो होनी चाहिए। रविदास जी को एक बार सिकंदर लोदी ने पकड़ लिया, तो बोला कि तुम अब या तो कन्वर्ट हो जाओ या तुमको हम अभी ठीक करेंगे। अच्छा, उनको पता था ये बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, इनके कई राजा शिष्य हैं, जो अपनी जो थी वो तो थी ही शिष्या, वो जो थी महारानी मेवाड़ की। तो आपको पता है कि रविदास ने क्या कहा सिकंदर लोदी को? अभी आपको समाज में बहुत सारे लोग मिलेंगे कि रविदास को तो हम मानते हैं लेकिन वेद को नहीं मानते। रविदास ने सिकंदर लोदी को कहा था कि सत्य सनातन वेद है, ज्ञान धर्म मर्याद, जो नहीं जाने वेद को वृथा करे बकवाद। ये रविदास जी की उक्ति है। इतना ही नहीं है, कुरान बहिश्त न चाहिए मुझको हूड़ हजार। हूड़ सिंड्रोम चल रहा है ना पूरे देश में कि यहाँ जो भी होगा उधर तो 72 मिलेंगी आपको। रविदास जी 72 में संतुष्ट नहीं है, वो कहते हैं कि कुरान बहिश्त न चाहिए मुझको हूड़ हजार, वेद धर्म त्यागो नहीं जोगल चले कटार। वेद धर्म है उत्तम धर्मा, करि कल्याण मिटावे भरमा। ठीक है? और वेद वाक्य उत्तम धर्म, निर्मल बाका ज्ञान, यह सच्चा मत छोड़कर क्यों मैं पढ़ूं कुरान। ये रविदास जी बोले, और जब सब राजा ने और सब ने प्रेशर डाला तो सिकंदर लोदी को छोड़ना पड़ा उनको। ये लोक दृष्टि है, कहने का मतलब कि काशी में, यही कबीरदास कहते हैं। कबीरदास जी के बारे में तो लोग क्या क्या बोलता है, लेकिन ये नहीं बोलता है कि कबीरदास बोले वेद कतेब कहो क्यों झूठा झूठा जो न विचारे। हम वेद को नहीं झूठा कहते, झूठा तो उसको कहते हैं जो वेद पे विचार नहीं करता। जब आप संत ज्ञानेश्वर को पढ़ेंगे तो वो कहते हैं मराठी में मैं वेद लिख रहा हूँ, मराठी में मैं वेद लिख रहा हूँ। एक चला दिया ना कि संत की परंपरा वेद विरोधी परंपरा। हमारे जो नामवर सिंह जी थे JNU के, उन्होंने लिख दिया एक पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज। उन्होंने एक दूसरी परंपरा खोज ली, और वो परंपरा क्या है? तो कबीर जो हैं, रविदास जी जो हैं, सब वेद विरोधी परंपरा के प्रतीक हैं। इनको कौथ से जोड़ दिया, जो यास का जो है कौथ से जोड़ दिया। लेकिन इनकी बात आप पढ़िए। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि मराठी भाषा में मैं वेद लिख रहा हूँ। संत तुकाराम कहते हैं कि मराठी भाषा में मैं वेद ही लिख रहा हूँ। यही शंकर देव जी असम में कहते हैं, यही संत सिंगा जी कहते हैं।
ये सब चीज जो है ना, यानी वेद का जो आनुभविक रूप है वो हर एक स्तर में लोक में कैसे व्याप्त है, इसका ये द्योतक है। इसीलिए मेरा निवेदन ये है कि लोक दृष्टि कोई दूसरी दृष्टि नहीं है, लोक दृष्टि दृष्टि है। दृष्टि स्थूल हो सकती है, दृष्टि सूक्ष्म हो सकती है, दृष्टि परम तत्व वाली हो सकती है, लेकिन दृष्टि दृष्टि है। और इसी लोक में लोग धन धान्य के लिए लगा रहता है, इसी लोक में लोग धर्म युक्त धन धान्य के लिए लगा रहता है, इसी लोक में लोग आत्मज्ञानी बन जाता है। इसीलिए लोक में ही सब व्याप्त है, लोक से परे कुछ नहीं है। जब जब कुछ भी होता है अपने यहाँ, ये जो अभी इन्होंने बहुत अच्छा कहा था कि जो अभी जो हमारे जो लंका के हैं, बहुत अच्छा कहा कि जो दृष्टि जो है, जब हम थोड़ा डीपर लेवल पे जाते हैं तब हमें पता चलता है कि जो सुख हमें मिलता है जिस चीज़ से, वही सुख दूसरे को भी ठीक लगता है। और जहाँ हमें कष्ट होता है वहाँ दूसरे को भी कष्ट होता है, ठीक है, वो उसका अनुभव करने लगता है। घर में भी आप देखेंगे कोई संवेदनशील व्यक्ति है, वो दूसरे को दुखी नहीं देख सकता, वो उसके दुख को दूर करने के लिए सब कुछ लगा देता है, और वह वातावरण बनाता है जिसमें कि जैसा सुख उसको चाहिए वैसा ही दूसरे को सुख चाहिए। भगवत गीता में कृष्ण यही कहते हैं, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। योगी और सामान्य लोगों में क्या भेद है? एक की दृष्टि होती है जहां लोक कल्याण हो जाता है, दूसरे की दृष्टि होती है जहां स्व कल्याण हो जाता है। यही मूल भेद है, लेकिन दोनों लोक में ही है, लोक से भिन्न कुछ नहीं है। और ये एक जो अभी आपने थोड़ी आर्थिक बात की थी, तो वो अभी बहुत जो चर्चा में है, आप लोग जानते भी हों कि जो एंगस मेडिसन ने अभी डेटा दिया है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी नाम की उसकी बुक है जो बहुत प्रचलित है, सबको पढ़ना चाहिए ये, कि भारत का जो आर्थिक स्वरूप है वो पहली से 10वीं शताब्दी तक दुनिया की 33% है। और जब ये गोरी वगैरह आए लूटने लगे थोड़ा, बाद में तो यहीं पे टिक गए, तो थोड़ा कम हुआ, लेकिन 16वीं शताब्दी तक फिर भी 24% था। दुनिया की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। अब आप बताइए कि 16वीं शताब्दी तक अंग्रेजी थी, ये फ्रेंच था, यूरोप था, कुछ नहीं था ना। तब दुनिया की 1/3 और 1/4 भारत की इकोनॉमी थी। किस दृष्टि से थी? इसी लोक दृष्टि से थी, अपनी भाषा से थी, अपने ज्ञान विज्ञान से था। और आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सबसे पहले पोर्चुगीज आया, पोर्चुगीज के बाद डच आया, डच के बाद फ्रेंच आया, और अंत में ब्रिटिश आया। और 1947 में जब ब्रिटिश छोड़ के गया है, तो क्या छोड़ के गया आपको पता है? 3%। 47 में ब्रिटिश ने ये हालत कर दी भारत की कि 2 टाइम भोजन मिलना मुश्किल हो गया था। और एक और प्लानिंग कर दी, ये जो मैकॉलियन एजुकेशन आया है ना, ये ऐसे मत समझिए कि अभी यूनिवर्सिटी में आ गए। ये भी विचार करना है कि मदन मोहन मालवीय जी को हिंदू यूनिवर्सिटी खोलना क्यों पड़ा, क्या जरूरत ऐसी आ गई कि हिंदू यूनिवर्सिटी खोला जाए। ये था 1815-20 के आसपास की सारी प्लानिंग में बोर्डन चेयर का बनना, बोर्डन का विल है, अभी आप सब देखें, उसमें लिखा है कि ये मेरी पूरी संपत्ति मैं इस चेयर को दे रहा हूं, जिसका एक ही प्रयोजन है कि हमने मिलिट्रीली भारत पे कब्जा कर लिया, इंटेलेक्चुअली भारत पे कब्जा करना है और भारत को क्रिश्चियन बनाना है। ये विल में लिखा है, ये कोई चीज़ नहीं कि छुपी छुपी बात है। उस बोर्डन चेयर पे भी H.H. विल्सन बैठे, मोनियर विलियम का तो हम संस्कृत वाले सब पढ़ते हैं ना, संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी, उसकी भूमिका पढ़िए। उसकी भूमिका में स्पष्ट लिखा है कि मैं डिक्शनरी इसलिए बना रहा हूं क्योंकि भारत को हमें क्रिश्चियन बनाना है। और उसी के बाद अलेक्जेंडर डफ आया, जिसने पूरी प्लानिंग की
भारत को 7 रूपों में कैसे खंडित किया जाए इसकी प्लानिंग बनाई, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। उसमें एक रिकॉर्ड है जो अभी देश में चल रहा है, ये जाति, ये वर्ण, इसमें उलझाना है। और कास्ट शब्द लाया गया पुर्तगाल से। कास्ट तो पोर्चुगीज टर्म है ना, कास्टा शब्द है। और पूरा प्लानिंग करके कि भारत में जो वर्ण और जाति है वो इसको ऐसे कास्ट में उलझा देना है कि लोग वर्ण और जाति को कास्ट समझने लगे। और कास्ट क्या है? जो 16 रेशियल ऑर्डर है पोर्चुगीज में, पुर्तगाल में, कि पुर्तगाल से लोग जो हैं वो दूसरे देश जाते थे तो पिता यहाँ का, माता वहाँ की, इस तरह से 16 रेशियल स्ट्रक्चर बना। उसको कन्वर्ट कर दिया, हर्बर्ट रिस्ले को बनाया अध्यक्ष, और 1901 का सेंसस जो था वो कास्ट के आधार पे हुआ। यानी भारत के वर्ण और जाति को रेशियल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया। और आज तक हम 1901 के उस सेंसस से उबरे नहीं हैं। और अभी जो 10वीं पास 12वीं पास जो लोग हैं वो पॉलिटिशियन बन गए हैं, और वो उस कास्ट को भजा के लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। ये यूरोप की दृष्टि है, भारत की लोक दृष्टि नहीं है, ये कहने का मतलब है। तो लोक दृष्टि जो है वो स्थूल सूक्ष्म कारण मूल तत्व तक में लोक दृष्टि है। और ऐसी लोक दृष्टि को और शास्त्र को जब आप देखेंगे तो सब जगह शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? अहम इदम ममेदम इति नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार। लोक व्यवहार अहम इदम और मम इदम इस पे चलता है। लेकिन इसी लोक व्यवहार में जाके जब अहम ब्रह्म बनता है तो अहम में सब आ जाता है और सब में अहम आ जाता है। ये भी लोक दृष्टि इसी में बनती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के हमें चलना चाहिए। और अधिकतर है कि लोक ये है, शास्त्र ये है। लोक और शास्त्र कुछ नहीं है, लोक का ही नियम शास्त्र बन जाता है, और शास्त्र के आधार पे ही लोक शास्त्री बन जाते हैं। तो हमें इस चिंतन को आगे बढ़ाना चाहिए। 2-3 मिनट बस। न्याय में देख रहे ना, एक भी एग्जाम्पल नहीं होगा जो घट पट ये सब रसोई घर, सारे उदाहरण इसके हैं। और इसी उदाहरण से आपको घट बनाने के उदाहरण से जगत रूप कार्य का कर्ता ईश्वर है, इसको न्याय कुसुमांजलि में सिद्ध कर दिया। मूल क्या है? घट का निर्माण कैसे होता है, और घट के निर्माण से ईश्वर की सिद्धि कर दी। अब लोक दृष्टि कैसे जो है वो आ जाती है जो आध्यात्मिक चिंतन में, और कैसे आध्यात्म का जीवन बनाता है। सांख्य योग में क्या कहा है कि पंगु अंधवत, प्रकृति और पुरुष जो है वो वैसे ही काम करते हैं जैसे पंगु और अंध मिल के काम करते हैं। अब देखिए कैसे सीधे लोक का जो आम लोग है वो जैसे देखता है वैसे सीधे प्रयोग करके आपको तात्विक स्तर पे बुद्धि स्थिर कर देता है। और वेदांत क्या कहता है? रस्सी सांप तो एक चीज है, लोक ही है। लेकिन छांदोग्य में आरुणि उद्दालक जब श्वेतकेतु को समझा रहे हैं, लोक में फंस गए थे वो अहंकार में, तो उनको समझा रहे हैं कि ऐसे समझिए कि जैसे एक ही गोल्ड का टुकड़ा 10 ऑर्नामेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन 10 ऑर्नामेंट्स में जो फॉर्म बनते हैं वो भी गोल्ड में ही बनते हैं, लेकिन 10 फॉर्म का आधार गोल्ड ही है, गोल्ड से अतिरिक्त कुछ नहीं है। ऐसे एक ही चैतन्य की अभिव्यक्ति सारी सृष्टि है, और सारी सृष्टि जो है वो चैतन्य में ही आकार होता है, और उस आकार का आधार चैतन्य के अतिरिक्त कुछ हो नहीं सकता। यही सदैव सौमिदमग्रासित एकमेवाद्वितीयम। ये लोक को कैसे हमारे लोगों ने, यही जल तरंग, यही जागृत स्वप्न सुषुप्ति, सब सुबह से शाम तक जो रात तक हम सारी घटनाएं करते हैं, लोक का व्यवहार होता है, उसी में सारा तात्विक चिंतन विद्यमान है। अब वही भाषा आप देखेंगे कबीरदास की, वही भाषा देखेंगे रविदास जी की, सारे संतों की। सिर्फ लोक को आधार बना करके लोक को कैसे परिष्कृत किया जाए, और सिर्फ एक हमारे लोगों ने, विद्वानों ने जो अनुभव का आधार पे कहा कि तद यथेह
लोक तद यथे कर्मचितो लोकक्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितः लोकक्षीयते, कि जो भी दो ही धारा है, एक धारा है जहाँ नित्यता है, दूसरी धारा है जहाँ क्षणिकता है। आप क्षणिकता में रहते हुए नित्यता को प्राप्त करो और लोक का उस रूप में जीवन जीना ही भारत में जीवन मुक्त है। तो इनको ध्यान में रखते हुए हमें लोक और शास्त्र का जो एक तादात्म्य भाव है, अभिन्नता है, इस दृष्टि से जीवन जीना चाहिए। और जैसे जैसे दृष्टि आपकी बढ़ती जाती है, डीपर होती जाती है, वैसे वैसे मूल्य भी बढ़ता जाता है। स्थूल दृष्टि के आधार पे भेद की बुद्धि, जैसे ही थोड़ा डीपर स्टेट आया तो सब संबद्ध है उसकी बुद्धि, थोड़ा और डीपर गए तो एक शक्ति है तो सब में एकात्मिका बुद्धि, और थोड़ा ही चैतन्य में जब हम अपने को जब उसका साक्षात्कार हो गया तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, ये दृष्टि, ये सब लोक की दृष्टि है। और लोक की दृष्टि ही शास्त्र दृष्टि है, स्थूल से लेकर और आत्म साक्षात्कार की दृष्टि है। तो इस रूप में हम जब समझें तो लोक का भी आनंद लेंगे और लोक कल्याणपरक जीवन जीते हुए आध्यात्मिक जो उच्चतम स्तर है वहाँ तक सबको ले जा सकते हैं। सभी को धन्यवाद और प्रणाम। आदरणीय झा गुरु जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से जो हमारे विशिष्ट वक्ताओं ने भारतीय दर्शन की लोक दृष्टि, परंपरा और प्रासंगिकता में अपने अपने मत कहे, उसको बहुत ही अच्छे ढंग से उपस्थापित किया। और आगे भी गुरु जी को हम लोग सुनते रहेंगे। अब धन्यवाद के लिए हम डॉक्टर फिरोज जी को आमंत्रित करते हैं और धन्यवाद ज्ञापन, हाँ संक्षेप में धन्यवाद ज्ञापन करें। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। इसके बाद सप्तम सत्र का प्रारंभ यहीं होगा, जो डॉक्टर मोनिका वर्मा है और पवन जी। धन्यवाद की इस कड़ी में जैसा कि विदित है कि त्रिदिवसीय यह अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रवर्तमान है और आज इस संगोष्ठी का तृतीय दिवस और यह प्रथम सत्र है तृतीय दिवस का। संस्कृत विभाग और भारत अध्ययन केंद्र के कला संकाय के संयुक्त तत्वावधान में यह संगोष्ठी आयोजित हुई। निश्चित रूप से हम सबके लिए आज जो यहाँ पर विशिष्ट विद्वानों द्वारा और आज के इस सत्र के अध्यक्ष आदरणीय रामनाथ झा जी के द्वारा जो व्याख्यान दिया गया, जो हमारा मार्गदर्शन किया गया, वह निश्चित रूप से हम सबके लिए लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है। मैं सर्वप्रथम इस सत्र के अध्यक्ष आदरणीय रामनाथ झा जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, उन्हें प्रणतिपूर्वक आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने लोक एवं जो दर्शन है, या यूँ कहिए कि जो लोक दृष्टि है, उसको ही दर्शन के रूप में यहाँ पर हम सबके समक्ष रखा। साथ ही साथ पर्यावरण जो संरक्षण है उसको हम किस प्रकार से नियमन कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको हम शास्त्रगत दृष्टि से देख सकते हैं, उसको यहाँ पर उन्होंने स्थापित किया। रविदास की क्या लोक दृष्टि रही, लोक से परे कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसकी क्या दशा रही, उसके क्या कारण थे कि धीरे धीरे उसका ह्रास होता चला गया। इस प्रकार से एक जो आध्यात्मिकता का जो उच्च स्तर है उसको हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी जो दृष्टि है, जो सारा जो दर्शन है, वो आज झा गुरु जी ने हमें बताया।
साथ ही साथ ये भी हमें अवगत कराया कि मात्र शास्त्र पढ़ लेने से ही कुछ नहीं होता है, उसको व्यवहार में लाना होता है, साथ ही साथ उसको अनुभूत करना होता है, तब ही शास्त्र आपका वह सफल हो पाता है। ऐसे आदरणीय गुरुजी रामनाथ झा जी के प्रति पुनः पुनः कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि इन्होंने इतने सुंदर तरीके से, सहज तरीके से और लोक में जो जो हम लोगों को जो दिखाई देते हैं उन उदाहरणों के माध्यम से, शास्त्रों में जो लौकिक जो उदाहरण दिए गए हैं उन उदाहरणों के माध्यम से अपने व्याख्यान को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, हमारा मार्गदर्शन किया। इसके लिए पुनः प्रणतिपूर्वक आभार प्रकट करता हूँ। चूँकि समय अत्यंत अल्प है, अग्रिम सत्र का भी आरंभ होना है, उसके बाद में मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर प्रचेतस जी का। उन्होंने लोक दृष्टि की वैचारिक परंपरा वैदिक व औपनिषद संदर्भ में हमारे सामने अपने विचार प्रस्तुत किए। निश्चित रूप से वे हम सभी के लिए, न केवल विद्यार्थियों के लिए, न केवल शोधार्थियों के लिए, अपितु हम सभी के लिए वह लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है। आपने हमें अमूल्य समय प्रदान किया, इसलिए हम संस्कृत विभाग भारत अध्ययन केंद्र कला संकाय की तरफ से आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। प्रोफेसर भुवनेश्वरी भारद्वाज, जो कि आचार्य एवं प्रमुख है अभिनव गुप्त संस्थान लखनऊ विश्वविद्यालय से पधारी हैं, आपने लोक की दार्शनिक परिभाषा, सामाजिक व सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य विषयक व्याख्यान हमारे सामने प्रस्तुत किया। आपके प्रति भी हम संस्कृत विभाग भारत अध्ययन केंद्र कला संकाय की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। क्षेत्रीय निदेशक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र वाराणसी के डॉक्टर अभिजीत दीक्षित जी, जिन्होंने भारतीय लोक दृष्टि की आधुनिक प्रासंगिकता विषय को लेकर के एक विस्तृत, यद्यपि वह व्याख्यान था, लेकिन उसको एक सारांश रूप में एक समुचित रीति से और प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमारे सामने रखा। निश्चित ही वह हम सब के लिए लाभप्रद होगा। आपके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसी क्रम में प्रोफेसर श्याम कुमार झा जी ने भी हमारे सामने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। उन्होंने गुरुकुल पद्धति, भारतीय मूल संस्कृति और जो शास्त्र है उसको पुनः स्थापित करने पर बल दिया। साथ ही साथ हमारी जो मूल संस्कृति थी वह क्या है, हमारी आधुनिक संस्कृति जो हम आज देख पा रहे हैं, तो उसको छोड़ करके हमें अपनी मूल संस्कृति की ओर जाना चाहिए, ये भी उन्होंने अपने वक्तव्य में स्थापित किया। ये निश्चित तौर से हमारे विद्यार्थियों के लिए, हम सबके लिए लाभप्रद है। आपने इस संगोष्ठी में आकर के हम सबको अपना अमूल्य समय प्रदान किया, हमारा ज्ञानवर्धन किया, इसके लिए आपका प्रणतिपूर्वक सादर धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अंतिम रेव के शोभित थेरो, जो कि वरिष्ठ व्याख्याता हैं संस्कृत एवं भाषा विज्ञान, भिक्षु विश्वविद्यालय अनुराधापुरा श्रीलंका। इन्होंने एन इन्वेस्टिगेटिव स्टडी ऑन गाइडेंस इन सद्वृत्ता ऑफ चरक संहिता फॉर कल्टिवेटिंग एम्पैथी विषय को लेकर के अपने वक्तव्य को प्रस्तुत किया। आपके प्रति भी हम कृतज्ञता और आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ इस सभा में विराजमान हमारे संस्कृत विभाग के अध्यक्ष आदरणीय सदाशिव कुमार द्विवेदी जी गुरुजी के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि यह जो सारा कार्यक्रम हो रहा है, ये जो संगोष्ठी प्रवर्तमान है, वह उन्हीं के देखरेख में हो रही है और वही इस कार्यक्रम के मूलतः सूत्रधार हैं। इसलिए उनके प्रति भी आभार एवं कृतज्ञता हम ज्ञापित करते हैं। साथ ही इस संगोष्ठी में, इस कार्यक्रम में विद्यमान आचार्य रामनारायण द्विवेदी जी के प्रति भी मैं प्रणतिपूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।
आदरणीय शरदिंदु कुमार गुरुजी जो कि भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक है, उनके प्रति भी प्रणतिपूर्वक आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय शांडिल्य जी एवं अन्य अन्य जो भी मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं नाम स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, उन सभी को मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस कार्यक्रम में, इस सत्र में जो भी यहाँ पर अन्य जो वक्तागण हैं उनके प्रति, छात्रों के प्रति पुनः पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हुआ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। षष्ठ सत्र यहाँ अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है और तुरंत सप्तम सत्र की जो प्रारंभ होगा वह प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल गुरुजी की अध्यक्षता में प्रारंभ होगा, जिनके विशिष्ट विद्वान हैं डॉक्टर शोभा मिश्रा USSD, डॉक्टर वंदना शुक्ला, प्रोफेसर पवन कुमार दीक्षित लखनऊ से, डॉक्टर सुनील नारायण उपाध्याय, डॉक्टर धीरज कुमार पांडे दरभंगा से, श्री मोहन सिंह वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक तुरंत, और डॉक्टर